नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि रिया और लतिका दोनों ही आपस में बातें कर रही थी। अब उन्हें बातें करता हुआ देखकर रिया यहाँ पर अपनी ब्यूटीफुल लेडी के बारे में ही बातें कर रही थी कि तभी धनंजय पीरामल की नजर यहाँ पर रिया के गले के पेंडल के ऊपर जाती है। जैसे ही वो उसे देखते हैं तो वो रिया से कहते हैं, ये पेंडल तुम्हारे पास कैसे आए रिया? उसकी इस बात को सुनकर अब रिया कहती है, दादू ये मेरी ब्यूटीफुल लेडी ने ही मुझे दिया है। अच्छा है ना? और सच कहूँ तो ये सिर्फ मुझे ही दिया है, मम्मा को भी नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए मैं बहुत ही स्पेशल हूँ ना, इसीलिए। अब ये सुनते ही धनंजय पीरामल हैरान होकर अब अनिका की तरफ देखते हैं और अब वो अनिका से कहते हैं, अनिका रिया की ब्यूटीफुल लेडी कौन है? क्या तुम उनके बारे में जानती हो? क्या तुम्हें उसके बारे में कोई भी आइडिया है? क्योंकि इस पेंडल को देखने के बाद यहाँ पर धनंजय के दिमाग में एक बात खटक गई थी, क्योंकि ये पेंडल यहाँ पर उनकी राजमाता से रिलेटेड था। इधर अब वो यहाँ पर अनिका भी अब अपने धनंजय पापा की ये बात सुनकर अब अनिका रिया को घूर घूर कर देखने लगती है। वो अनिका भी सच में अब बहुत ही परेशान हो चुकी थी। रिया के मुंह से बार बार ब्यूटीफुल लेडी का नाम सुनकर और वो ये बातें सबके सामने करती थी। एक तरफ जहाँ पर वो अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा से इस चीज को छुपा रही थी कि उन्हें अभी उसकी ब्यूटीफुल लेडी यानी रानी अवंतिका के बारे में कुछ भी पता न चले, और ऊपर से भी यहाँ पर रिया ने एक और बवाल खड़ा कर दिया था। अब वो यही सारी बातें अब यहाँ पर उसके धनंजय पापा के सामने भी कर रही थी। इसलिए अब अनिका को रिया की तरफ देखकर गुस्सा आ रहा था। इधर अपनी मम्मा को इस तरह से अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर रिया अब अपने नानू के पीछे जाकर छिप जाती है, क्योंकि रिया अनिका यहाँ पर सच में बहुत ही गुस्से में आ गई थी और रिया ने उन्हें उसकी आंखों में वो सब चीज महसूस कर लिया था। और अब वो थोड़ा सा अपना सिर निकाल कर अब अपनी मम्मा को देखती है, जो कि अभी भी बस रिया को ही देख रही थी। इधर अनिका को ऐसे देखता हुआ देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अनिका बच्ची को अगर घूरना हो गया हो तो अब क्या तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दोगी? अब क्या तुम मुझे बताओगी कि क्या तुम उसके ब्यूटीफुल लेडी को जानती हो और रिया के ऊपर इस तरह से गुस्सा क्यों दिखा रही हो? इस बात पर अब यहाँ पर इससे पहले कि अब अनिका कोई भी जवाब देती कि तभी बीच में आयशा मारवा बोलती है और कहती है, अगर आपका भी जासूसी दिमाग चलना बंद हो गया हो तो मैं आपको बता दूं, रिया को ये पेंडल मैंने दिया था। और अगर आपको इतना ही नोटिस करना आता है तो लतिका ने भी तो सेम ऐसा ही पेंडल पहना हुआ है ना? हाँ तो तब आपके इस जासूसी दिमाग ने ये चीजें क्यों नहीं नोटिस की? अरे वो 7 साल पहले लतिका हमारे तीनों बच्चों के बर्थडे पार्टी में आई थी, तो रिया को उस पेंडल की डिजाइन पसंद थी और मैंने रोहित से कहा था कि वो सेम वैसा ही बनवा दे, क्योंकि ये पेंडल यहाँ पर राजमहल से रिलेटेड था। इधर आयशा मारवा की इस बात पर अब यहाँ पर धनंजय कहते हैं, आयशा आर यू श्योर? तुमने जो अभी कहानी सुनाई है वो सच है? क्योंकि आयशा के कहने के बाद भी धनंजय आयशा मारवा की बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। हालांकि आयशा मारवा अनिका को देखकर बात को संभालने की कोशिश कर रही थी। तो इधर धनंजय की इस बात पर अब यहाँ पर अनिका कहती है, पापा आप खुद ही सोचिए ना, आयशा माँ झूठ क्यों बोलेगी? जरा कुछ तो सोचिए। इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, हाँ अनिका वही तो सोच रहा हूँ मैं। वैसे अनिका 1 मिनट। और ये कहते हुए ही धनंजय अब यहाँ पर एक गिफ्ट रैप बॉक्स को निकालकर अब आयशा को देते हुए ही कहते हैं, आयशा ये गिफ्ट तुम अनिका को दे दो। और हाँ अनिका बेटा, ये मेरी और आपकी आयशा माँ की तरफ से बस तुम्हारे लिए तुम्हारे जन्मदिन का एक छोटा सा गिफ्ट है। अब यहाँ पर ये कहते हुए अब धनंजय ने ये कहा ही था कि तभी रिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो भी यहाँ पर करण के पीछे से आकर कहती है,
वाओ वाओ गिफ्ट, क्योंकि रिया को गिफ्ट को अनरैप करना बहुत ही पसंद था। और यहाँ पर जैसे उसे पता चलता है कि अब माहौल थोड़ा सा ठीक हो गया है, अब शायद उसकी मम्मा उसके ऊपर गुस्सा ना करे, इसलिए अब वो फिर से आगे आ जाती है और कहती है इसे तो मैं खुद ही अनरैप करूँगी, आफ्टर ऑल इट्स माई बर्थ राइट। रिया की ये बात सुनकर वहाँ पर अब सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो इधर अब रिया आयशा मारवा के हाथ से अब उस गिफ्ट को लेकर अब उसे अनरैप करने लगती है। और वो जैसे अब उस बॉक्स को ओपन करती है तो उस बॉक्स को ओपन करने के बाद रिया की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। वो बस अब अपनी फटी हुई आंखों से उस गिफ्ट को ही देख रही थी। वो कभी उस गिफ्ट को देखती तो कभी अपनी दादी माँ आयशा मारवा को। इधर रिया का इस रिएक्शन देखकर आयशा मारवा ने जब रिया को ये सब करते हुए देखा तो वो यहाँ पर कहती है, क्या क्या हुआ रिया, लगता है दादू का दिया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आया है। हाँ, क्या सच में अच्छा नहीं लगा। अब अपनी दादी माँ की इस बात पर रिया कहती है, दादी माँ ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप अच्छे की बात कर रही हैं, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। वैसे मम्मा अगर ये आपको पसंद नहीं आएगा तो देखो आप ये मुझे दे सकती हैं, क्योंकि मैं इसे लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं इसे बाद में पहनूंगी। इधर रिया की ये बात सुनकर तो आयशा मारवा अब उस बॉक्स को जब अपने हाथ में लेकर अब अनीका के पास आ जाती है और अब वो अनीका के पीछे खड़ी होकर अब उस बॉक्स में से इस चैन को निकालती है, क्योंकि इस चैन में यहाँ पर एक डायमंड पेंडल लगा हुआ था और उसे निकाल जिसका शेप यहाँ पर एक हार्ट के जैसा था। इसलिए वो यहाँ पर पीछे से अनीका को उसके गले में पहनाते हुए ही कहती है, उम्मीद है अनीका तुम्हें ये बहुत ही पसंद आएगा। अब अपनी आयशा माँ की ये बात सुनते ही अनीका कहती है, ये तो मुझे पसंद आना ही था माँ, आखिर इसमें आपका और पापा का आशीर्वाद जो है और मेरे लिए आप दोनों का आशीर्वाद किसी भी गिफ्ट से बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप दोनों मुझे आशीर्वाद के रूप में ये दे रहे हैं। अनीका की ये बात सुनकर अब यहाँ पर आलिशा कहती है, वैसे मामा जी अब आखिरकार अनीका पीरामल रियासत की बहू बन ही गई है। वैसे अनीका ये पेंडेंट हमारी नानी माँ यानी कि राजमाता अवंतिका का है। क्या आप इसके बारे में जानती है, या आप यूँ समझ लीजिए कि अब आप भी हमारी तरह पीरामल। अब यहाँ पर आलिशा ने इतना ही कहा था कि इतना कहते हुए ही आलिशा अब अपने शब्दों को वापस ले लेती है और वो अब कहती है, वैसे एक गिफ्ट तो हमारी तरफ से भी होना चाहिए, क्योंकि आलिशा जब यहाँ पर अपनी बात को अपनी तरह कह रही थी तो तभी उसे अचानक से याद आ जाता है कि वो पीरामल रियासत की अब कुछ भी नहीं लगती, क्योंकि वो तो अपनी रानी की पदवी भी वापस छोड़ कर आई है और उसका तो यहाँ पर राजमहल से खून का भी रिश्ता नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर अब वो इस बात को टालते हुए ही अब वो अपने गिफ्ट को देने की कहती है और कहती है, अनीका मैं भी आपको कुछ देती हूँ। वो माना के बर्थडे तुम्हारा है, लेकिन तुमने जो गिफ्ट रेडी करवाया है ना वो गुलेरिया सिबलिंग के लिए बहुत ही स्पेशल है। इस बात पर अब अनीका कहती है, अगर ऐसी ही बात है ना तो मैं ज़रूर वहाँ पर जाना चाहूँगी। वैसे लोकेशन क्या है? वो मैं सोच रही हूँ कि साल भर में एक बार तो हम सभी अपनी लाइफ की टेंशन को कुछ देर के लिए भूलकर वहाँ पर जा ही सकते हैं फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ माइंड। अब यहाँ पर इन दोनों ही बहनों की बातों को सुनने के बाद अब यहाँ पर आकाश मारवा कहता है, वैसे ये आइडिया तो सच में बहुत ही अच्छा है, लेकिन अनीका आलिशा ने तुम्हें जो गिफ्ट दिया है ना वो रियली बहुत ही खूबसूरत है। इधर दिल्ली से दूर एक लोकेशन पर है। मैंने ओमकार, मयूर और सिद्धार्थ भैया को वहाँ पर जाने के लिए कहा है। अरे उन्हें भी तो देखना है ना कि हमारी एक बहन ने हमारी दूसरी बहन को क्या गिफ्ट दिया है। आकाश की इस बात पर अनीका कहती है, ठीक है आकाश, वो जो भी होगा अच्छा ही होगा। मेरे ख्याल से तो अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अब हम सब लोगों की बहुत सारी मस्ती हो गई है।
अनिका की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं, अभी अभी कहाँ अनिका, आज तो हम सभी खूब इंजॉय करेंगे। अभी तो हमारा इंजॉय करना रहता है और आपके बर्थडे को सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि हम रात में भी बहुत ही इंजॉयबल बनाएंगे। मैंने रात के डिनर के लिए यहाँ पर बोल दिया है। अब धनंजय की इस बात को सुनकर स्वाति मल्होत्रा कहती है, भाई आगे का क्या प्लान है? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हॉर्स राइडिंग करेंगे। और हाँ स्वाति, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें नेचर कितनी पसंद है, तो यहाँ पर जो भी कुछ है वो तुम्हें बहुत ही पसंद आ रहा है। एंड अनिका, व्हाट अबाउट यू? वैसे इतने वक्त से तुम्हें ऑब्जर्व किया है तो तुम भी तो एक एडवेंचर लवर हो, सो आई एम श्योर कि तुम्हें भी हॉर्स राइडिंग पसंद होगी। इस बात पर अब यहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है, दादू, मॉम एंड डैड ने तो साथ में बहुत सारे एडवेंचर किया है। एक बार जब हम लोग सिंगापुर गए थे ना, तो वहाँ पर बंजी जंपिंग की थी। ये सुनते ही अब लतिका कहती है, वो तो हमारी रानी माँ ने भी किया है, लेकिन हमें उसे देखकर बहुत ही डर लगता है, इसलिए हम नहीं करते हैं। वैसे सिंगापुर बहुत ही अच्छी जगह है, स्पेशली फॉर एडवेंचर लवर। इस बात पर तो अब करण बुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा दोनों ही अब एक दूसरे को समाइल कर देते हैं और वो कहते हैं, धनंजय चलो चलें हम हॉर्स राइडिंग के लिए। वो मुझे और स्वाति को भी तो कुछ बताना है। इस बात पर अब महेंद्र कहते हैं, आपको जो भी बताना है वो क्या उन घोड़ों के साथ कंपल्सरी है? मेरा मतलब है कि यहाँ पर भी तो आप वो बता ही सकते हैं, उसके लिए वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है? महेंद्र की ये बात सुनते ही यहाँ पर रेखा मूर्ति कहती है, वो क्या है ना, स्वाति दीदी को घोड़े बहुत ही पसंद है ना, इसीलिए। रेखा मूर्ति की इस बात पर महेंद्र कहते हैं, फिर तो आप सभी वहाँ पर जाएं, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। ये सुनते ही अब राजीव अब अपने दोस्त के कंधे पर अब अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, चलें मेरे भाई यहाँ से। अब राजीव की इस बात पर तो महेंद्र उनकी तरफ घूर कर देखता है कि थोड़ी देर पहले तो राजीव किस तरह से उसका मजाक बना रहा था, जब वो यहाँ पर उस एडवेंचर को जिसमें उसने धनंजय के साथ पार्टिसिपेट किया था उसकी टीम में, तब वो पूरा नहीं कर पा रहा था। तब तो वो करण के साथ उसे काफ़ी चिढ़ा रहे थे, काफ़ी चिल कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर महेंद्र उसकी तरफ देखकर कहते हैं, नहीं राजीव, मैं नहीं जाऊँगा। और वैसे भी मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है, दोस्त वाली तो कोई भी हरकतें नहीं है तुम्हारी। महेंद्र की इस बात पर राजीव कहता है, दुश्मन तो और भी अच्छे होते हैं महेंद्र। तुमने वो गाना सुना है ना, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, वो गाना तो तुझे अच्छी तरह से याद है ना। इस बात पर अब महेंद्र राजीव को घूर कर देखते हुए ही अब वो अपने मन में कहते हैं, पक्का ये गाना तुझे ध्यान में रख कर ही लिखा गया होगा, क्योंकि तुझे देखकर ही बनाने वाले ने इस गाने का ख्याल आया होगा। यह महेंद्र अब अपने मन में ही सोच रहे थे कि तभी राजीव कहते हैं, मुझे ध्यान में रखकर इस गाने को नहीं बनाया गया है महेंद्र। इस बात पर अब महेंद्र कहते हैं, तुझे कैसे पता राजीव कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कि मैं इसी गाने के बारे में सोच रहा हूँ? तुझे मेरे मन की बात कैसे पता चली? महेंद्र की इस बात पर राजीव कहते हैं, ये मेरा टैलेंट है महेंद्र, कि मैं तुझे देखकर ये भी बता देता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में अभी चल क्या रहा है। इसलिए चल यहाँ से, ज़्यादा नखरे मत दिखा। और ये कहते हुए ही वो उन्हें बागे की तरफ लेकर जाने लगता है। तो वहीं महेंद्र अब अपने मन में कहते हैं, ये तो गलत बात है। अब क्या मैं अपने मन में भी किसी को भी नहीं बोल सकता हूँ? अरे ये कैसे मेरे मन की बातों को भी पढ़ लेता है? ऐसे तो फिर मुझे सोचना ही बंद करना पड़ेगा। और वो सभी अब यहाँ पर जैसे ही वहाँ से ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ पर इतने सारे हॉर्स को एक साथ देखकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इधर अब रिया कहती है, दादू मुझे ये वाइट वाला हॉर्स चाहिए। देखो ना, वो कितना सुंदर है, वो कितना प्यारा है, बिल्कुल मेरी ही तरह। जैसे मैं क्यूट हूँ, वैसे ही वो भी काफ़ी क्यूट लग रहा है। रिया की इस बात को सुनकर अब धनंजय कहते हैं, जिसे जो भी हॉर्स पसंद है वो उन्हें सेलेक्ट कर ले। अब धनंजय की इस बात पर रोहित मारवा कहता है, पहले मैं ट्राई करूँगा। इस बात पर अनिका अब रोहित के हाथ को रोकते हुए ही कहती है, ऐसा क्यों मिस्टर मारवा? पहले तो ट्राई करने के लिए मैं जाऊँगी, आप नहीं।
अनिका की इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, अरे अरे वहाँ पर ढेर सारे हॉर्स हैं, एक साथ तो कितने भी लोग जा सकते हैं, इसलिए पहले मैं क्यों कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ आप सभी सब एक साथ जाइए। अब यहाँ पर ये बात सुनकर अब यहाँ पर धनंजय भाई इधर ये बात कहकर अब धनंजय आयशा मारवा के हाथ को पकड़कर कहते हैं, चलो। इस बात पर अब आयशा कहती हैं, नहीं नहीं धनंजय, मुझे नहीं जाना है। इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, पूछ नहीं रहा हूँ आयशा, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, इसलिए अब चुपचाप मेरे साथ चलो। धनंजय की ये बात सुनते ही आयशा अब धनंजय की तरफ देखकर कहती है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं जाना है। आयशा की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर रोहित अब यहाँ पर उनके बीच में बोलते हुए कहता है, पापा ये क्या बात हुई? अगर माँ कंफर्टेबल नहीं है तो आप प्लीज़ उन्हें फोर्स मत कीजिए ना, उन्हें ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। रोहित की इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, बेटा बाप हूँ मैं तेरा, तू अपनी वाली को ही संभाल, मैं अपनी वाली को संभाल लूँगा। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी माँ को क्या पसंद है और क्या नहीं। इधर धनंजय की इस एक टुक बात पर अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, वैसे बात तो बिल्कुल सही ही है, चलो स्वाति हम चलें। ये कहते हुए ही स्वाति का अब यहाँ पर करण स्वाति के सामने अपने हाथ को कर देते हैं, तो वहीं स्वाति भी अब करण के हाथ में अपने हाथ को रखती है और वो सभी अब हॉर्स राइडिंग के लिए एंजॉय करने लगते हैं। इधर यहाँ पर एक हॉर्स पर अब रिया और लतिका बैठी हुई थी, तो वहीं एक दूसरे घोड़े के ऊपर आर्यन और अलेक्जेंडर बैठा हुआ था। इसी तरह से कुछ लोग अब यहाँ पर सिंगल राइड को भी एंजॉय कर रहे थे, जिन्होंने यहाँ पर अपने जोड़े नहीं बनाए हुए थे, तो कुछ लोग यहाँ पर अपने अपने पेयर में थे। इधर आयशा मारवा ने तो धनंजय को कसकर यहाँ पर हक किया हुआ था और वो यहाँ पर उसे कसकर पकड़ते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है, क्योंकि आयशा मारवा को यहाँ पर हॉर्स राइडिंग पर भी डर लग रहा था। इधर कुछ देर के बाद जब सभी की राइडिंग पूरी होती है तो वो सब अब अपने अपने घोड़े से उतरकर अब सभी वहाँ पर रखे हुए इन एनर्जी ड्रिंक को पीने लगते हैं। सच में आज बच्चों को इतना सारा खुश देखकर तो सभी के चेहरे पर ही स्माइल थी। हालांकि यहाँ पर बच्चे ही खुश नहीं थे, बल्कि बड़ों ने भी यहाँ पर हर एक एडवेंचर का पूरी तरह से लुत्फ उठाया था। कहने के लिए बर्थडे यहाँ पर अनिका का था, लेकिन अनिका के बर्थडे के नाम पर यहाँ पर मजे सभी ने किए थे। इधर अब स्वाति कहती है, देखो तो जरा इन बच्चों को, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो कितनी एनर्जी है इन सभी के अंदर। अभी तक ये लोग बिल्कुल भी नहीं थके हैं। अगर हम कहें ना कि हमें और भी गेम खेलना है तो ये तुरंत फिर से तैयार हो जाएंगे। इनके चेहरों को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि थकान इनके आसपास भी है। स्वाति की ये बात सुनते ही सभी के चेहरे पर ही एक स्माइल आ जाती है कि तभी अब महेंद्र पीरामल का फ़ोन बजने लगता है। अपने फ़ोन की रिंगटोन को सुनकर अब महेंद्र जब अपने फ़ोन को देखते हैं तो यहाँ पर उनके फ़ोन पर बड़ी रानी का ही फ़ोन आ रहा था। इसलिए अब वो यहाँ सभी से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साथ सभी के काफ़ी शोर हो रहा था और महेंद्र ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहता था सबके सामने, जिससे कि अनिका या किसी को भी शक हो कि राजमहल में क्या हुआ है। इवन अभी तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो वहाँ पर साइड में जाते हुए हेलो कहते हैं, तो जो बात अब यहाँ पर उन्हें सामने से सुनाई देती है, उसे सुनकर तो अब महेंद्र के चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ धनंजय भी यहाँ पर थोड़ा सा ग्रुप से अलग होकर एक जगह पर खड़े होकर वहाँ की ब्यूटी को देखने लगते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद अब वहाँ पर स्वाति मल्होत्रा आ जाती है और वहाँ पर आकर वो उसके पास कहती है, क्या हुआ है धनंजय, तुम किस सोच में खोए हुए हो? क्या कुछ सोच रहे हो क्या? स्वाति की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, स्वाति वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अब धनंजय की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है, हाँ तब बोलो ना, क्या बताना चाहते हो? अब स्वाति की इस बात को सुनकर अब धनंजय कहते हैं, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ मैं उसके लिए पूरी तरह से तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे जो लग रहा है मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूँ, ताकि कल को तुम मुझसे ये ना कहो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। अब धनंजय की बातों को सुनकर एक पल के लिए तो स्वाति के भी चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं कि आखिर धनंजय किस बारे में बात कर रहा है। एक पल के लिए वो भी थोड़ी सी घबरा जाती है कि सब कुछ ठीक तो है ना।
तो इधर अब यहाँ पर स्वाति के चेहरे को देखकर अब धनंजय कहते हैं, को बात ऐसी नहीं है स्वाति, तुम चिंता मत करो। वो बात क्या है ना कि स्वाति माँ जिंदा है। इधर जैसे ही धनंजय पीरामल ने यहाँ पर अपनी माँ के बारे में कहा कि रानी अवंतिका जिंदा है, तो अपने भाई की ये बात सुनकर स्वाति तो बस हैरानी से अपने भाई को ही देख रही थी। स्वाति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वाति को भी यहाँ पर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। वो भी इतनी हैरान थी, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो धनंजय की इस बात पर क्या रिएक्ट करे। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा समय लेते हुए अब यहाँ पर स्वाति कहती है, ये आप कैसे कह सकते हैं भाई कि वो जिंदा है? क्या आपके पास कोई सबूत है? क्या आपने उन्हें देखा है या आपको किसी ने बताया है? हाँ, क्या और आपको कैसे लगा कि वो जिंदा है? स्वाति ने एक साथ अब यहाँ पर धनंजय से कई सवाल पूछ लिए थे। इधर स्वाति की इस बातों पर धनंजय पीरामल कहते हैं, पता है स्वाति, 6 महीने पहले मुझे और करण को बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी रानी माँ अवंतिका ही थी। वो पता है, जब हम उस ब्लैक पैलेस में गए थे तो वहाँ पर हमें बचाने के लिए वही आई थी। इधर अपने भाई धनंजय की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या हुआ था वहाँ पर? उन्होंने अभी ये कहा ही था कि तभी अचानक से उन्हें याद आता है कि अनिका तो दूर का भी सुन लेती है। इसलिए अब वो धनंजय के हाथ को पकड़कर कहती है, यहाँ पर नहीं धनंजय, ऐसा क्या यहाँ पर ऐसा कोई क्वार्टर है जो साउंड प्रूफ है? क्योंकि अब जो बात यहाँ पर स्वाति धनंजय से करने वाली थी या जो धनंजय स्वाति को बताने वाले थे, इसलिए स्वाति नहीं चाहती थी कि अनिका को इसके बारे में भनक भी लगे। इस बात पर अब धनंजय कहते हैं, स्वाति यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं श्योर हूँ कि वो जिंदा है। धनंजय की इस बात पर स्वाति अपने मन में ही कहती है, कहीं वो घूंघट वाली औरत माँ तो नहीं है। क्योंकि धनंजय की ये बात सुनने के बाद तो अब स्वाति का शक अब उस घूंघट वाली औरत के ऊपर ही जाकर रुकता है, क्योंकि वो औरत उसने पहले किंग के पैलेस में कहीं भी नहीं देखी थी, लेकिन अब की बार उसे वो घूंघट में वो औरत दिखाई दे रही थी। इसलिए वो कहती है, हो सकता है वहाँ पर रहने वाले हर शख्स को उनके बारे में पता हो, लेकिन मुझे पता नहीं है। कुछ तो सोचना ही होगा, क्योंकि मैंने उस औरत को पहले तो कभी भी नहीं देखा, और अब अचानक से वो औरत वहाँ पर आई क्यों? और वहाँ पर ऐसा कौन है जिसके सामने उसे इस तरह से घूंघट करना पड़ रहा है? यही सब सोचते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा आगे सोचती है कि उस घूंघट वाली औरत का चेहरा मैं कैसे देखूं? अब मुझे कुछ तो करना ही होगा। जहाँ स्वाति मल्होत्रा अपने मन में ये सब सोच रही थी, क्योंकि धनंजय की बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ इधर राजीव जो कि यहाँ पर सभी के साथ था, लेकिन महेंद्र जो कि उससे दूर था, तो जब उसकी नज़र महेंद्र पर जाती है तो अपने दोस्त को ऐसे चिंतित देखकर अब वो यहाँ पर खुद अपने ही एक सोच में चले जाते हैं कि आखिर महेंद्र जो अब तक इतना बोल रहा था, अचानक से उसे क्या हो गया है? वो एकदम से साइलेंट मोड पर कैसे चला गया? अब तक तो ये बिल्कुल ठीक था। हो ना हो कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि अब इसका फ़ोन भी बजा था, जरूर फ़ोन पर ही कोई ऐसी बात हुई है। यही सोचकर अब वो जगह से उठकर अब महेंद्र की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ करण गुलेरिया भी देखते हैं कि यहाँ पर आयशा अकेली खड़ी हुई थी, क्योंकि एक तरफ स्वाति और धनंजय बात कर रहे थे, राजीव इधर महेंद्र से बात करने के लिए चला गया था। आयशा इसलिए यहाँ पर अकेले खड़ी थी, इसलिए अब वो यहाँ पर उसे देखकर अब उस आयशा के पास जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है आयशा, कहीं खोई हुई हो तुम? कुछ बात है क्या? देखो, अगर कोई बात है तो तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। उम्मीद है कि सच जानने के बाद तुम एक बार फिर से मुझ पर भरोसा कर सकती हो, क्योंकि जो भी बात थी वो तो मैंने अपनी तरफ से कह दी थी। जो हम लोगों के बीच में मनमुटाव आया था भरोसे को लेकर। अब करण की इस बात पर आयशा करण से कहती है, हमें माफ़ कर दीजिएगा मिस्टर करण गुलेरिया, मैं अपनी और अपनी बहन की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हम दोनों ने ही बहनों ने आपको बहुत ही गलत समझा। आयशा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं,
तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है आयशा। तुम्हारी जगह अगर कोई भी होता तो शायद वो यही सोचता जो जो तुमने सोचा, क्योंकि तुम्हारे साथ भी तो उस समय कुछ भी ठीक नहीं हुआ था और ऐसी सिचुएशन में तो तुम्हारे लिए ये सब सोचना लाजमी भी था। उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और वैसे भी ये तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। तुमने जो सोचा गलत नहीं है। हर कोई अपनी फैमिली का सपोर्ट करता है और तुम्हें भी शायद उस वक्त यही लगा होगा। वैसे तुम शारदा को कह सकती थी कि वो मुझे सच बता दे, तो मैं धनंजय को उस समय सच बता सकता था। लेकिन आयशा, मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब तुम गुलेरिया हाउस से भाग ही चुकी थी तो तुम वापस होटल पैराडाइज में जाकर तुमने फिर उस हंसराज मारवा के साथ शादी क्यों की थी? क्योंकि तुम तो तब गुलेरिया हाउस से चली गई थी ना। तब तो तुम वो कहीं और भी जा सकती थी। तुम चाहती तो तुम अपनी उस बहन के साथ दिल्ली छोड़कर जा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया आयशा। तुमने हंसराज से शादी क्यों की? उससे शादी करने के पीछे क्या वजह थी? क्या मैं ये जान सकता हूँ? क्या तुम मुझे बता सकती हो? इधर करण की इस बात को सुनकर आयशा मारवा कहती है, देखो मिस्टर करण, मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं भी यही कह रही हूँ कि मैं चाहती थी कि मेरे बेटे को मारवा खानदान का नाम मिले, क्योंकि वो मारवा खानदान का वारिस था। बस इतना ही। हाँ, वो बात अलग है कि वो उस समय धनंजय का बेटा नहीं कहलाया गया। इस बात पर अब करण कहते हैं, तुम कह रही हो तो फिर तो सही ही होगा आयशा। करण गुलेरिया ने भी ये बात कह तो दी थी, लेकिन अभी भी आयशा के इस जवाब को सुनने के बाद भी यहाँ पर उससे वो सेटिस्फाई नहीं था। उसके मन में अभी भी एक तूफान आया हुआ था। वो अभी भी यही सोच रहे थे, नहीं आयशा, बात इतनी सी नहीं है। कुछ तो जरूर ऐसा है जो तुम हम सभी से छुपा रही हो, या फिर मैं यूँ कहूँ कि तुम कुछ तो ऐसा जानती हो जो शायद हम में से कोई भी नहीं जानता है। और वो बात तुम हम लोगों को बता नहीं रही हो। तुम हमेशा से ही कम बोलती थी, लेकिन कम बोलने में और खामोश हो जाने में बहुत ही बड़ा फ़र्क है। और अपनी उम्र के इतने एक्सपीरियंस के साथ तो ये बात मैं पूरी 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। 16 साल पहले उन लोगों ने तुम्हें किडनैप तो किया था, लेकिन तुम्हें मारा नहीं था, और वो तुमसे कुछ सच भी उगलवाना चाह रहे थे। क्या था वो सवाल? मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। वैसे स्वाति ने मुझे जो मेडिसिन दी थी उसकी वजह से जो मुझे बस इतना ही याद है कि मैं उस समय जख्मी था और मेरी आंखें बंद होने से पहले वहाँ पर एक तूफान आया था, और उस तूफान के बाद तो मैंने खुद को गुलेरिया हाउस में ही पाया था। उसके बीच में क्या कुछ हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं। उस समय शारदा ने मुझे बताया था कि मैं 3 महीने बाद वापस आया था, और वो भी कमांडर इन चीफ मुझे मेरे घर पर छोड़ने के लिए आए थे। और उसी दिन मुझे मेरे दोस्त की मौत की खबर भी मिली थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इंस्पेक्टर अब्बास मुझे मिलने के लिए भी आए थे, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ भी याद ही नहीं था, तो मैं उन्हें भी क्या ही जवाब देता। करण गुलेरिया अब यहाँ से अपनी इसी सोच में जरूर थे, लेकिन उनकी नज़र तो अभी भी आयशा मारवा के ऊपर ही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक महेंद्र ने राजीव को यहाँ पर सब सच बता दिया था। जब राजीव महेंद्र के पास जाता है और इधर महेंद्र से सब कुछ जानने के बाद अब राजीव कहते हैं, देखो महेंद्र, तुम अभी आलिशा को कुछ भी मत बताना। मैं उसे लेकर अपने साथ दिल्ली गुलेरिया हाउस जा रहा हूँ और आकाश को भी मैं लेकर जाऊँगा। इस बात पर अब महेंद्र कहते हैं, देखो राजीव, आज नहीं तो कल रानी साहिबा को सब कुछ सच पता चल ही जाएगा। आखिर तुम कब तक उनसे ये सच छिपाते रहोगे? एक ना एक दिन तो वो सच तक पहुंच ही जाएगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें उससे छुपाना चाहिए। महेंद्र की ये बात सुनते ही राजीव ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता है महेंद्र, मैं आलिशा को कभी भी सच पता नहीं चलने दूंगा। बड़ी रानी का दिमाग खराब हो गया है, अब उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस बात पर अब महेंद्र कहते हैं, वैसे सच कहूँ तो मेरे पास एक आइडिया है राजीव। देखो, दीदी को ठीक होने में एक बार वो ठीक हो जाए, उसके बाद मेरा प्लान शुरू होगा।
ये कहते हुए ही अब महेंद्र अब यहाँ पर रोहित की तरफ देख रहे थे। इधर महेंद्र को ऐसे देखता हुआ देखकर अब यहाँ पर राजीव कहता है, क्या क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में महेंद्र, मुझे साफ साफ कहो। राजीव की इस बात पर महेंद्र कहता है, अब तू देख मैं क्या करता हूँ, और हाँ तू आलिशा को लेकर चला जा, यहाँ लतिका के लिए मैं और धनंजय भाई दोनों है ना, देखो तुम चिंता मत करो, लेकिन हाँ लतिका को अभी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। एक दूसरे से इधर बातें करते हुए वो दोनों यहाँ पर सभी के साथ जहाँ पर सभी अब तक पहुँच चुके थे वहाँ पर आ जाते हैं। तो वहीं स्वाति, धनंजय और आयशा और करण भी अब यहाँ पर सभी को ज्वाइन कर लेते हैं। सभी को एक साथ देखकर अब यहाँ पर रिया कहती है, दादू आपका आगे का क्या प्लान है? देखो आज तो हमें बहुत सारा एंजॉय कर लिया, लेकिन अब आप हमें आगे के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि मैं और बाकी की चीज़ों के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ।